तो क्या मोहम्मद सलाह अफ्रीका की हिस्ट्री का ग्रेटेस्ट प्लेयर एवर है, या फिर हम कह सकते हैं कि प्रीमियर लीग में भी वो यहाँ पर एक तरीके से वन ऑफ द ग्रेटेस्ट है। लेकिन आज के एपिसोड में हम सिर्फ यहाँ पर अफ्रीका कॉन्टिनेंट की बात करने वाले हैं और ये देखने वाले हैं कि डाउन द हिस्ट्री क्या मोहम्मद सलाह ऑलरेडी अचीव कर चुका है क्या दी अफ्रीका गोट का टाइटल। देखो यहाँ पर कहानी की स्टार्टिंग करते हैं 2017 से। लिवरपूल ने 35 मिलियन यूरोज में मोहम्मद सलाह को साइन किया था। ये दो तरीके से बहुत बड़ी चीज़ थी। देखो पहला तो ये था कि लिवरपूल ने एक क्लब रिकॉर्ड साइनिंग करी थी मोहम्मद सलाह को। और इंटरेस्टिंगली मैं आपको बता दूं कि 2014 में जब जोसे मोरिनो ने यहाँ पर मो सलाह को खरीदा था तब यहाँ पर ब्रेंडन रॉजर जो कि उस टाइम के लिवरपूल के मैनेजर थे वो चाहते थे कि लिवरपूल को यहाँ पर मोहम्मद सलाह की ज़रूरत है। ये सारा किस्सा हो रहा था जनवरी 2014 में, लेकिन जोसे मोरिनो ने एक पर्सनल कॉल करके यहाँ पर मोहम्मद सलाह को कन्विंस कर लिया। इंटरेस्टिंगली लिवरपूल और चेल्सी जिन दो ट्रेड्स की वजह से यहाँ पर मोहम्मद सलाह को चाहती थी वो सेम थे, लेकिन अल्टीमेटली यहाँ पर हमको पता चला कि भाई कैसे मोहम्मद सलाह चेल्सी में फेल हुआ। और ये बहुत बड़ा पॉइंट था। और दूसरा पॉइंट था कि क्यों लिवरपूल ने 2017 में जब मोहम्मद सलाह को साइन किया तो बहुत बड़ी डील थी, क्योंकि उनके लिए मोहम्मद सलाह के लिए बहुत बड़ी चीज़ थी कि भाई वो वापस से उस लीग में आ रहे हैं जहाँ पर वो ऑलरेडी फ्लॉप गए थे। उसके रीज़न थे और डेफिनेटली बात करेंगे। देखो सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि जब जोसे मोरिनो ने मोहम्मद सलाह को साइन किया था तो उन्होंने यहाँ पर उसकी पेस और उसकी ड्रिबलिंग स्किल्स को देख के साइन किया था। लेकिन ये सारी चीज़ें बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, क्योंकि 2014 जनवरी में जब साइन किया, जनवरी से मई तक जो सीज़न बचा हुआ था उसमें उनको सिर्फ 5 स्टार्ट और 6 सब्स्टिट्यूशन मिले गए। उसमें यहाँ पर ना के बराबर गोल्स और असिस्ट आए। उसके बाद जब नया सीजन चालू हुआ तब जोसे मोरिनो ने तब तो बिल्कुल भी नहीं खिलाया। अब देखो इसके पीछे जो सबसे बड़ा रीज़न था वो ये था कि यहाँ पर मोहम्मद सलाह से पहले जोसे मोरिनो, विलियन, ईडन हज़ार्ड और अगर बात करें यहाँ पर ऑस्कर की, तो इनकी जो पार्टनरशिप थी वो जोसे मोरिनो को ज़्यादा डायनेमिक और ज़्यादा फ्रूटफुल लग रही थी। उसके साथ ही जब उन्होंने डिएगो कोस्टा को खरीदा तो और भी ज़्यादा पत्ता कट गया मोहम्मद सलाह का। अब तुमको पता है जोसे मोरिनो एक ऐसा मैनेजर है जो कि इतना ज़्यादा डिमांड करता है और पेशेंस है ना के बराबर, क्योंकि उसको चाहिए रिजल्ट, वो भी सबसे कम टाइम में। ऐसे में यहाँ पर सलाह का पत्ता ज़्यादा से ज़्यादा कटता हुआ दिख रहा था और टाइम बिल्कुल भी नहीं मिल रहा था। इवेंचुअली यहाँ पर सलाह को लोन पे और सेल कर दिया गया। मैं आपको बता दूं जिस टाइम यहाँ पर सलाह को खरीदा गया था उसी टाइम यहाँ पर डी ब्रुयने को बेच दिया गया था और सेम सिचुएशन हुई थी लुकाकू के साथ। और इस चीज़ के लिए बहुत ट्रोल भी किया जाता है मोरिनो को कि कैसे सलाह को, डी ब्रुयने को और लुकाकू को उसने चेल्सी में वेस्ट किया, जो कि कितना ज़्यादा फ्यूचर बदल सकता था चेल्सी का। खैर फास्ट फॉरवर्ड करें 2017 की तो भाई 35 मिलियन यूरोज में सलाह को खरीदा गया, लिवरपूल ने खरीदा। और यर्गन क्लॉप का भी वही ट्रेड्स थे जो कि जोसे मोरिनो ने पिन पॉइंट करे थे सलाह में, कि भाई उसकी पेस और उसका विड्थ को मैनेज करना और जो ड्रिबलिंग स्किल्स है वो लिवरपूल को बहुत फायदेमंद देने वाली है। क्योंकि सादियो माने जिसको साउथहैम्पटन के से लेके आई थी लिवरपूल, उसके साथ एक ऐसा डेडली डुओ बनाने का प्लान है क्लॉप का जो कि लिवरपूल की पूरी हिस्ट्री को बदल देगा। क्या ऐसा हुआ? एब्सोल्युटली यस। देखो अगर हम स्टैट्स की बात करें तो लिवरपूल में रहते रहते सलाह ने 2 टाइम्स अफ्रीका फुटबॉलर ऑफ द ईयर, 4 बार प्रीमियर लीग का टॉप स्कोरर, 1 यूसीएल, 1 प्रीमियर लीग, 1 फीफा क्लब वर्ल्ड कप, 1 सुपर कप और 1 लीग कप जीता है। इसके साथ ही 204 गोल मारे हैं, 88 असिस्ट करे। और अगर उनके इजिप्ट नेशनल टीम के स्टैट्स की बात करें तो 53 गोल्स उन्होंने यहाँ पर स्कोर करे, इवन दो वो अभी भी यहाँ पर टॉप स्कोरर नहीं है इजिप्ट के। एक जो सबसे बड़ा सवाल खड़ा होता है कि क्या ये स्टैट्स, क्या ये जर्नी ये प्रूफ करता है कि मोहम्मद सलाह अफ्रीका का ग्रेटेस्ट एवर प्लेयर है। देखो अब यहाँ पर अफ्रीका के बहुत सारे प्लेयर्स हैं, याया टोरे की बात करें बहुत सारे प्लेयर्स हैं, लेकिन 3 मेन कंटेंडर है जो कि मैंने रिसर्च में पाया। और सबसे पहला आता है ऑफकोर्स मो सलाह, जिसका मैंने इंट्रोडक्शन तुमको दे दिया है। दूसरा प्लेयर आता है यहाँ पर जॉर्ज विया, जिसकी स्टोरी काफ़ी ज़्यादा अमेजिंग है। और तीसरा प्लेयर आता है आई थिंक सैमुअल एटो। अगर यहाँ पर मैं तीनों के रिगार्डिंग एक एक ऐसा पॉइंट बताऊं जो कि बाकी 2 पे नहीं है, तो देखो सलाह एकमात्र ऐसा प्लेयर है जिसने चैंपियंस लीग और प्रीमियर लीग टाइटल जीता है किसी क्लब के साथ। और आप कह सकते हो कि मोहम्मद सलाह का पीक भी सबसे लंबा है इन तीनों में। अगर बात करें जॉर्ज विया की तो जॉर्ज विया हिस्ट्री के एकमात्र ऐसे प्लेयर है जिसने बैलन डोर जीता है अफ्रीका की बैकग्राउंड से। मैं आपको बता दूं कि जॉर्ज विया तीसरे ब्लैक प्लेयर बने थे जिसने बैलन डोर जीता था। इससे पहले यहाँ पर 1987 में रूड हुलिट ने जीता था आयैक्स से, और उससे पहले यहाँ पर 1965 से उसेबियो ने जीता था जो कि पोर्चुगीज और पोर्चुगल नेशनल के थे, उन्होंने बैलन डोर जीता था। अगर बात करें यहाँ पर सैमुअल एटो की तो सैमुअल एटो फुटबॉल हिस्ट्री के एकमात्र प्लेयर है जिन्होंने 2 ट्रेबल 2 लगातार सीजन में
2 अलग टीम के साथ जीते। सोचो रियल मैड्रिड ने 2016, 17, 18 में 3 चैंपियन लीग जीते थे, भाई ने 2 ट्रेबल जीते हैं 2009 और 2010 में 2 अलग टीम के साथ एक के बाद एक सीजन में। अब खैर कहानी पे थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और इंट्रोडक्शन पे आते हैं। साला का इंट्रोडक्शन मैंने तुमको दे दिया, बात करते हैं यहाँ पर जॉर्ज विया की। करंटली यहाँ पर प्रेसिडेंट हैं भाई साहब हमारे लाइबेरिया के, लेकिन अगर इनके करियर की बात करें तो करियर यहाँ पर काफ़ी सही चल रहा था अनटिल जो मेजर पीक और मेजर इंपैक्ट आया वो आता है आर्सेन वेंगर के थ्रू। 1988 में यहाँ पर आर्सेन वेंगर जो कि मोनाको के मैनेजर थे, उन्होंने यहाँ पर एक स्टीरियोटाइप तोड़ा कि ब्लैक प्लेयर्स, अफ्रीकन प्लेयर्स यहाँ पर अच्छा नहीं खेल सकते, और स्काउटिंग को एक नेक्स्ट लेवल पे ले गए जब वो जॉर्ज विया को यहाँ पर स्काउट करते हैं और अपने क्लब में लेके आते हैं। उन्होंने अपनी बायोग्राफी में ये भी बताया कि पहले ट्रेनिंग सेशन में वो बहुत ज़्यादा निराश थे, लेकिन उनको पता था कि जॉर्ज विया में एक बहुत बड़ा प्लेयर छुपा हुआ है। जॉर्ज विया यहाँ पर एकदम से स्काई रॉकेट करते हैं, और जिस तरीके से उन्होंने अपनी मोनाको में परफॉर्मेंस दिखाई, एक स्ट्राइकर के नाते वो और भी ज़्यादा स्किलफुल थे, जो कि उस टाइम इतना मैटर नहीं करता था, लेकिन इस प्लेयर में एक अलग डायमेंशन थी, क्रिएटिविटी, स्किल, और यहाँ पर पेनल्टी बॉक्स के बाहर जिस तरीके अपने आप को मेंटेन करना और डिफेंस को कंफ्यूज करना, ये सबसे बड़ी खासियत थी जॉर्ज विया की। अगर हम बात करें यहाँ पर इनकी परफॉर्मेंस की तो वो इतनी ज़्यादा खूबसूरत थी कि 1988 के बाद यहाँ पर अच्छे खासे स्पेल के बाद उनको AC मिलान ने पिकअप किया, जहाँ पर उन्होंने अपना लेजेंडरी स्टेटस अचीव किया, और आप कह सकते हो कि उनका पीक जस्ट स्टार्ट हुआ था। और परफॉर्मेंस इस तरीके से है कि उन्होंने कोपा इतालिया जीता, और अल्टीमेटली यहाँ पर PSG ने उनको पिक किया, जहाँ पर उन्होंने हिस्ट्री बनाई जब उन्होंने बैलन डोर जीता। सैमुअल एटो ने ट्रेबल जीता था, लेकिन एक तरीके से ट्रेबल यहाँ पर विया ने भी जीता था, क्योंकि यहाँ पर उन्होंने ना ही सिर्फ बैलन डोर जीता था 1995 में, उन्होंने अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर और फीफा प्लेयर ऑफ द ईयर भी जीता था। स्टार्टिंग की बात करते हैं थोड़ी से यहाँ पर अब सैमुअल एटो की। सैमुअल एटो की स्टोरी भी काफ़ी इंटरेस्टिंग है। 1996 में रियल मैड्रिड ने उनको पिक किया था, लेकिन 2000 तक उनको ज़्यादा मौके मिले नहीं। उसके बाद इवेंचुअली उनको मयोर्का को बेच दिया गया, और फिर मयोर्का में उन्होंने ऐसी परफॉर्मेंस दी कि सबको लगने लगा कि मयोर्का इनके लेवल की नहीं है। देखो उस टाइम मयोर्का काफ़ी बड़ी प्लेयर थी अगर हम क्लब्स की बात करें, लेकिन मयोर्का फिर भी इलीट से नीचे ही आती थी। ऐसे में यहाँ पर 2004 में एक मेजर स्विच आया जो था मयोर्का से बार्सिलोना सैमुअल एटो के लिए। काफ़ी लोग ट्रेवल करते हैं लेकिन भूल जाते हैं कि 2006 में भी यहाँ पर जब बार्सिलोना ने आर्सेनल को हराया था तो सैमुअल एटो उस टीम के पार्ट थे। यानी कि सैमुअल एटो के पास 2 ट्रेबल है लेकिन 3 चैंपियंस लीग भी हैं। मैं आपको एक किस्सा सुनाता हूँ सैमुअल एटो की कमबैक स्टोरी का। 2008 में कुछ ही दिन हुआ था पेप गार्डियोला को मैनेजर बने हुए, और उन्होंने कुछ ही दिन में ये बता दिया पब्लिकली कि भाई 3 प्लेयर ऐसे हैं जो कि मेरे को नहीं चाहिए। और ये 3 प्लेयर के नाम आप जब सुनोगे तो आपको समझे लगाएगा कि पेप पागल था क्या, पब्लिक में आके ऐसे कौन बोलता है। उन्होंने कहा कि डेको, रोनाल्डिनियो और सैमुअल एटो मेरे को नहीं चाहिए, तो ये हमारे प्लान्स में नहीं है। अगर ये अच्छे होते, एक्स्ट्राऑर्डिनरी होते, तो ये हमारी टीम में होते। ये वो टीम थी जहाँ पर इनिएस्टा, ज़ावी, लियोनेल मेसी जैसे प्लेयर थे, थियरी हेनरी जैसे प्लेयर्स थे, और इस कैंप में इस तरीके से भूचाल आना ये बहुत बड़ा सेटबैक था। रोनाल्डिनियो के लिए 25 मिलियन का ऑफर आया और AC मिलान से, और उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया। इसी के साथ डेको का भी सेम हुआ, 10 मिलियन का ऑफर आया प्रीमियर लीग से और सेल कर लिया। सैमुअल एटो टस से मस नहीं हुए। सैमुअल एटो ने मना कर दिया कि मेरे को फोर्स नहीं कर सकता और मैं तो अपनी फाइट के लिए भिड़ूंगा, जबकि पब्लिकली यहाँ पर पेप गार्डियोला ने मना कर दिया था कि वो सैमुअल एटो को अपने साथ नहीं लेके जाना चाहते आगे, उनके लिए कोई मुकाबला नहीं है, कोई मौका नहीं मिलेगा उनको। 1 महीने की ट्रेनिंग के अंदर यहाँ पर पेप गार्डियोला ने पब्लिकली इस चीज़ को कन्फेस करा कि मैं तो मानता था कि यहाँ पर हम साथ में काम नहीं कर सकते, लेकिन उसने जिस तरीके से ट्रेनिंग करी है मेरे को उसको मौका देना ही पड़ेगा। इंटरेस्टिंग फैक्ट मैं आपको बताता हूँ, 52 गेम खेले थे उस सीज़न। मेसी ने भी सिर्फ 51 ही खेले थे, कार्लोस पियोल ने भी सिर्फ 45 गेम खेले थे, और विक्टर वाल्डेस ने भी सिर्फ 49 गेम्स खेले थे। एक ऐसा प्लेयर जो कि आपके प्लान में नहीं है, अल्टीमेटली 52 गेम खेलता है। आपको पेप की तारीफ भी करनी पड़ेगी कि उसने अपनी गलती भी मानी और यहाँ पर क्लब के सक्सेस में ज़्यादा कंट्रीब्यूट किया। यहाँ पर गेम गोल्स की बात करें तो इतने ताबड़तोड़ गोल्स आ रहे थे, अल्टीमेटली 106 गोल मारे थे इस ट्रायो ने। सब MSN और BBC करते रहते हैं, लेकिन यहाँ पर जो ट्रायो था वो था थियरी हेनरी का, लियोनेल मेसी का और यहाँ पर सैमुअल एटो का। लियोनेल मेसी के लगभग 38 गोल आए थे, उसके बाद सैमुअल एटो के 36 गोल आए थे, और 30 के आसपास ही यहाँ पर गोल आए थे थियरी हेनरी के। ट्रेबल जीता था, और उसके बाद स्विच होता है यहाँ पर इंटर नाज़ियोनाले में। अब देखो इंटर में भी स्विच जो हुआ था वो काफ़ी कंट्रोवर्शियल तरीके से हुआ था, क्योंकि इब्राहिमोविच यहाँ पर इधर आए थे और सैमुअल एटो को उधर जाना पड़ा, और जोसे मोरिनो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर में थे। लेकिन जोसे मोरिनो ने भी काफ़ी बड़ा स्विच करा था ट्रांसफर मार्केट में, और उन्होंने यहाँ पर सबसे पहले 3 प्लेयर खरीदे थे। एक था डिएगो मिलिटो, एक था स्नाइजर और एक था सैमुअल एटो। देखो सैमुअल एटो ने डेफिनेटली यहाँ पर ट्रेबल जीता था इंटर के साथ, लेकिन उनकी जो
गोल्स के कंट्रीब्यूशन थे वो 2/3 से कम हो गए थे। इवन दो हम यहाँ पर क्रेडिट नहीं छीन रहे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि पेप के बारसा में जो सैमुअल एटो का कंट्रीब्यूशन था वो बहुत ज़्यादा तगड़ा था। देखो इस पूरी हिस्ट्री के रिगार्डिंग जब आप देखोगे, जब आप तीनों प्लेयर्स को नापोगे तो आपको पता चलेगा कि तीनों ने कुछ ऐसा अचीव किया है जो कि शायद से बाकी दोनों ने नहीं अचीव किया है। लेकिन अगर मेरे को पिक करना हो तो शायद से मैं यहाँ पर सैमुअल एटो को पिक करूंगा। मोहम्मद साला अभी भी यहाँ पर अपने पीक में है और अभी भी उनके पास आराम से 3 से 4 फुटबॉल ईयर्स है कि वो यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। लेकिन क्यों मैं यहाँ पर सैमुअल एटो को पिक कर रहा हूँ, उसके पीछे का रीज़न ये है कि इवन दो उन्होंने बैलन डोर नहीं जीता है, लेकिन 2 ट्रेबल जीतना और 16 गोल्स, सिर्फ 16 गोल्स, और अगर गोल कंट्रीब्यूशन की बात करें तो 20 से 25 की अगर हम बात कर रहे हैं, ये कोई मजाक की बात नहीं है। इंडिविजुअली और एकदम से सडन इम्पैक्ट 2 क्लब्स पे लाना एक पेप गार्डियोला की टीम पे, एक जोसे मोरिन्यो की टीम पे बहुत बड़ा मायने रखता है। लेकिन सिर्फ हम क्लब लेवल की बात नहीं कर रहे, हम अगर इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो यहाँ पर साला के 6 एफकॉन गोल्स हैं, 18 गोल्स हैं एफकॉन में, और 2 एफकॉन जीते थे वो यहाँ पर 2002 और 2008 में, और इसके बाद यहाँ पर उनको 4 बार अफ्रीकन प्लेयर ऑफ द ईयर का अवार्ड भी मिला है और यहाँ पर 2 बार गोल्डन बूट भी मिला है। तो अल्टीमेटली मेरे हिसाब से सैमुअल एटो एक ग्रेटेस्ट प्लेयर है, लेकिन साला भी डेफिनेटली वन ऑफ द ग्रेटेस्ट प्लेयर है और शायद से वो सैमुअल एटो से ये टाइटल छीन सकते हैं अगर वो बैलन डोर जीत जाए तो। डू लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन कि तुम्हारे हिसाब से मेरी रिसर्च क्या सही पिन पॉइंट हुई है या फिर तुम्हारा ओपिनियन थोड़ा सा डिफरेंट है।